Assalamu alaikum. In this video we are going to cover the topics specified in the SMART syllabus for first year, scale of production, and it is from chapter number 11 from our book, and it is specified that we have to understand what is scale of production, and we have to do the determinants of the scale of production. So I'll be trying to cover all these topics in this particular video. Now, scale of प्रोडक्शन, वाई इज़ दिस कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट? किसी चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना हो ना, तो इंसान को पहले ये अपने आप से ही सवाल पूछना चाहिए कि भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, स्केल ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्केल ऑफ बिज़नेस या साइज़ ऑफ बिज़नेस, साइज़ ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट का पता चलता है, और कॉस्ट ही तो सारी गेम है कि आप कॉस्ट मिनिमाइज़ रख कर प्रोडक्शन करें तो आपके प्रॉफिट्स के हायर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पर ये लिखा है, वाई इज़ दिस कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट? इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमिन्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ स्केल ऑफ प्रोडक्शन? ये उसकी मैंने छोटी सी एक मीनिंग लिखा हुआ है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स द साइज ऑफ बिजनेस, total quantity of inputs used and volume of production। के स्केल ऑफ प्रोडक्शन से मुराद है कि बिज़नेस का साइज़ कितना है, उसमें कितनी इनपुट्स यूज़ हो रही हैं। इनपुट से मुराद है कि उसमें कितनी कितनी क्वांटिटी में उसमें चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, हम प्रोडक्शन से रिलेटेड ये वोकेबलरी यूज़ करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट में आपकी तमाम चीज़ें आ जाती हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से लेकर रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह, ये तमाम इनपुट है। तो कितना इनपुट है और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है, यानी कितनी इनपुट है और वो कितना आउटपुट दे रही है हमें, ये तमाम चीज़ें स्केल ऑफ प्रोडक्शन में शामिल होती हैं। ठीक है, अब इफ़ अ फर्म हैज़ अ लार्ज कैपेसिटी, इट हैज़ बिग मशीन्स, दे विल बी अंडरटेकिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन लाइक टेक्सटाइल मिल, शुगर मिल, फ्लावर मिल एट्सेट्रा। एक सिंपल सा पॉइंट है कि अगर एक फ़र्म की कैपेसिटी ही ज़्यादा है, यानी कि उधर बड़ी बड़ी मशीनें इंस्टॉल हुई भी हैं, बड़ा हैवी कैपिटल इन्वेस्ट हुआ हुआ है, बड़ी मशीनरी है, तो वो किसी छोटे पैमाने पे तो प्रोडक्शन नहीं कर रहे होंगे, वो डेफिनेटली लार्ज स्केल प्रोडक्शन ही होगी। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन की एग्जांपल्स मैंने आपको लिख दी कि टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है। अब इसके अगेंस्ट अगर कोई खड्डी पे कोई औरत घर में बैठ के कपड़ा हाथ से बनाती है तो वो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है। ठीक है, शुगर मिल, ये भी एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन की खेल है सारी, ये भी छोटे लेवल पर नहीं हो सकता। फ्लावर मिल्स वगैरह, ये आटे की जो मिलें हैं, ये भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन है क्योंकि यहाँ पे बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल होता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ हाई डिमांड ऑफ गुड्स। यानी अब किसी भी अकल रखने वाले बंदे के जहन में ये बात आती है कि भाई आखिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बाज़ चीज़ें मार्केट में ऐसी होती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अगर आप देखो ना तो कपड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा है, शुगर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आटे की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये छोटे पैमाने पर इसकी प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती ही उन्हीं चीज़ों की है जो बहुत हाईली डिमांडेड कमोडिटीज़ या सर्विसेज हों। अब लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स एंजॉय लो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये थोड़ा सा आगे के चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट है कि लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स को की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम इंजॉय करते हैं, यानी उनका ख़र्चा पर यूनिट कॉस्ट जो है उनकी वो कम होती है और उनका मुनाफा ज़्यादा होता है, प्रॉफिट मार्जिन उनका ज़्यादा होता है, ख़र्चा उनका कम होता है। ठीक है, ये आगे जाके आपको जब मैं कॉस्ट्स कराऊंगी ये पॉइंट वहाँ पर और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको ये अंडरस्टैंड कर लें कि जो लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है, उनका एवरेज ख़र्चा कम आ रहा होता है और इसके मुकाबले में उनका जो रिटर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं।
पैसा ये ज़्यादा कमा रहे होते हैं, प्रॉफिट इनका ज़्यादा होता है और एक्सपेंडिचर कम होता है, और एज ए रिज़ल्ट वो क्या, हायर प्रॉफिट्स मैंने लिखा हुआ है, यही पॉइंट इसी के कंटिन्यूएशन में कि उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड अ लिटिल background that what is scale of production. It's the size of the business, how much input is used and how much output is we are getting out of a business. And usually firms having larger capacities with big machines involved, they are the large scale producers, and large scale production is done in our society in all the world, whether the country is big or small, because there are certain commodities which are highly demanded by the consumers, and they cannot be produced at a small scale. And what's the benefit of large scale production to the producers? That they enjoy low average cost and higher profits. Now moving on to some basic things that I wanted you to know. ये आइटम्स, अब ये बातें ऐसी हैं, ये टर्मिनोलॉजीज़ आपकी स्केल ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है. सो आई थॉट आई शुड टेल यू ऑल दिस कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब होती है उसके साथ कुछ ना कुछ फ़ायदे आते हैं, कॉस्ट बचती है. तो ऐसे कॉस्ट सेविंग फ़वाइद जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के हों उनको हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कहते हैं, ठीक है. यही मैंने यहाँ लिखा है, दोज कॉस्ट सेविंग एडवांटेजेस विच फर्म्स गेट ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन आर कॉल्ड इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. यानी बिज़नेस का लेवल बढ़ाने से, उसका साइज़ बढ़ाने से जो फ़वाइद कॉस्ट के एतबार से आपको हासिल होते हैं, दोज आर कॉल्ड इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. आई एम सॉरी. अब बहुत सारे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हैं, इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 2 3 ही लिखी हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से फ़ायदे होते हैं. अब जो लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स होते हैं इनको बैंक्स बड़ी आराम से लोन्स दे देते हैं, जिसके लिए मैंने लिखा है ईजी क्रेडिट फैसिलिटीज़. इनको ईज़िली लोन मिल जाता है, ईजी टर्म्स एंड कंडीशंस पर लोन्स मिल जाता है. डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं जब आप एक जॉब को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड डिवीज़न ऑफ लेबर. डिवीज़न ऑफ लेबर के बहुत फ़ायदे होते हैं. उसमें ये देखो, जैसे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या आप गारमेंट इंडस्ट्री ले लो. गारमेंट इंडस्ट्री में परचेज़ का सेक्शन अलग होगा, कटिंग सेक्शन, स्टिचिंग सेक्शन, पैकेजिंग, सेल्स, ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं. हर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड लेबर काम कर रहा होता है. तो जब हर एक काम एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट कर रहा होता है तो वो बेहतर तरीके से करता है, एक आपकी कॉस्ट भी बचती है और बल्क में प्रोडक्शन पॉसिबल होती है. तो डिवीज़न ऑफ लेबर बजाते ख़ुद एक कॉस्ट सेविंग बेनिफिट है जो सिर्फ लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स इंजॉय कर सकते हैं. इसी तरह एक बेनिफिट लिखा हुआ है रॉ मटेरियल एट कंसेशनल रेट्स. अब जो लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स होते हैं इनको ये एक बड़ा फ़ायदा होता है कि ये बल्क में रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, और जब भी रॉ मटेरियल बल्क में परचेज़ किया जाता है उसकी कीमत कम होती है, ठीक है. तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कहलाते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, और ये सारे फ़ायदे क्या है, कॉस्ट सेविंग एडवांटेजेस है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. तो ये चूँकि इस स्केल ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड बड़ी इम्पॉर्टेंट ये वोकेबलरी है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. तो ये मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए. अच्छा, इसी के ऑपोजिट क्या है, disadvantages of expansion in scale of production which increase cost are called diseconomies of scale. अब बिज़नेस को एक्सपैंड करने के कॉस्ट सेविंग एडवांटेजेस तो इकोनॉमीज़ हो गई, लेकिन बिज़नेस को एक्सपैंड करने के, उसका स्केल बढ़ाने के जो कॉस्ट सेविंग जो कॉस्ट सेव नहीं कर रहे, कॉस्ट इंक्रीजिंग कॉज कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ठीक है.
अब यहाँ पे जैसे लिखा है प्रॉब्लम्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग, जितना बड़ा आपकी बिज़नेस का स्केल होगा उतने ज़्यादा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ होंगे। जैसे ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि एक गारमेंट फैक्ट्री या गारमेंट इंडस्ट्री में कितने सेक्शंस होते हैं, तो हर सेक्शन की एडमिनिस्ट्रेशन और हर सेक्शन के लिए डिसीजन मेकिंग करना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको लोग रखने पड़ेंगे, वो आपको कॉस्ट बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग रखें तो वो एफिशिएंटली काम करें। तो इसका यही मतलब होगा ना कि वो आपको कॉस्ट वाइज एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं और आपको एफिशिएंटली काम भी नहीं करके दे रहे। ठीक है। और लड़ाई झगड़े अलग, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लैक ऑफ कम्युनिकेशन अलग। तो एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने पहले भी अपनी किसी एक वीडियो में बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन में मसाइल आ सकते हैं स्केल ऑफ बिज़नेस के ज़्यादा होने से, कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, मोनोटोनस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मोनोटोनस का मतलब होता है सेम, आप एक ही काम रोज़ाना करते रहें तो देन इट इज़ कॉल्ड मोनोटोनस नेचर ऑफ वर्क या मोनोटोनस वर्क। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा था ना कि डिवीज़न ऑफ लेबर के अगर आपको फ़ायदे हैं तो ये उसका एक नुकसान भी तो है कि एक शख्स रोज़ाना जाकर कटिंग की मशीन पे बैठ जाता है, उसने 6-8 घंटे की शिफ्ट में वही काम करना है बार बार, तो अल्टीमेटली वो उस काम से बोर हो जाएगा, वो उसका उस काम में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, अटैचमेंट उस काम से कम हो जाएगी और हो सकता है फिर वो एफिशिएंटली काम न करे। तो जहाँ स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देने के फ़ायदे हैं वहाँ बहुत सारे नुकसानात भी हैं। और ऐसी बातें जो कॉस्ट वाइज आपको कॉस्टली पड़े, ठीक है, वो आपकी कॉस्ट बढ़ा दें, ऐसी चीज़ों को हम डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी डिसइकोनॉमीज़ हैं जो कि चूँकि आपके स्मार्ट सिलेबस में मेंशन नहीं हुई तो मैंने यहाँ लिखी भी नहीं, but nevertheless you should know what are economies of scale and what are diseconomies of scale. ये भी कुछ ऐसी सिमिलर वोकेबलरी है जो विच यू शुड नो। मतलब एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का लफ्ज़ कहा जाता है फेवरेबल इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन इन द होल इंडस्ट्री। यानी अगर एक 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 व्हाट शुड आई से, एक इंडस्ट्री अगर एक्सपैंड कर रही है, जैसे शुगर इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है और उसके साथ एक सोसाइटी को फ़ायदे मिल रहे हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के साथ वो एक्सपैंड कर रही है वो इंडस्ट्री, तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। यानी अगर लोगों को जॉब मिल रही है, बेहतर क्वालिटी की शुगर, लेट्स से शुगर इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है, बेहतर क्वालिटी की शुगर मिल रही है, कम कॉस्ट पे मिल रही है, शुगर की सप्लाई की फ्लक्चुएशंस कम हो रही हैं, तो ये सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं ना जो सोसाइटी फेस करेगी इन व्हेन द होल इंडस्ट्री एक्सपैंड। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। लेकिन अगर कोई डिसइकोनॉमीज़ हो रही हैं, यानी कोई अनफेवरेबल इफ़ेक्ट्स पैदा हो रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ कहलाएंगे। ठीक है। इनको ऑल टुगेदर एक्सटर्नैलिटीज़ भी कहा जाता है, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्सटर्नैलिटीज़। और एक्सटर्नैलिटीज़, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और गुड और बैड एक्सटर्नैलिटी, ये सेम टर्मिनोलॉजी है, इनका मीनिंग मोर और लेस सेम ही है। जैसे एक्सटर्नैलिटी को आप देखें, अगर वो पॉजिटिव है या गुड है, तो उसकी एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिखी है, प्रोडक्शन ऑफ रिसाइकल्ड पेपर। यानी अगर आपकी पेपर इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, नई नई फर्म्स आ रही हैं, इंडस्ट्री ऑल टुगेदर एक्सपैंड कर रही है और वो रिसाइकल पेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका एक गुड इफ़ेक्ट सोसाइटी को एक्सटर्नली ये होगा कि कम दरख्त कटेंगे। ठीक है। आपकी एनवायरनमेंट बेहतर होगी, मतलब इनडायरेक्ट फ़ायदा पहुंच रहा है ना थर्ड पार्टी को, सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नैलिटी। और इसी तरह एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। ऐसे लोग जिनका डायरेक्ट प्रोडक्शन में कोई अमल दखल ना हो लेकिन वो किसी किस्म की प्रोडक्शन से अफेक्ट हों, जैसे पोल्यूशन, ठीक है, वो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है।
कि प्रोडक्शन होती है, जहाँ पे लोगों को बल्क में कमोडिटीज़ अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वो सोसाइटी को बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसको सोशल कॉस्ट भी कहते हैं कि ये पोल्यूशन जो है वो प्रोडक्शन की सोशल कॉस्ट है, सोसाइटी को ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो ये कुछ वोकेबलरी थी विच आई थॉट दैट यू शुड नो, ठीक है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज, व्हाट आर दीज, और द favorable effects of expansion in the whole industry. And diseconomies, external diseconomies are the unfavorable effects of expansion. Then externalities is, you know, also when a third party is facing a good or a bad effect in return as a result of some production activity, that's called an externality. It can be good or bad, and I explained the example, so let's not be repetitive here. Now moving forward, let's come to the मेन टॉपिक, दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन। यानी वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन लार्ज होगा या स्मॉल। तो सबसे पहला है आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज। भाई इट्स सो सिंपल कि अगर जिस बिज़नेस में जितना ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगी, उसका स्केल इतना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। और जितने कम पैसे इन्वॉल्व होंगे, उसका स्केल उतना कम होगा। तो यही यहाँ पर मैंने लिखा है कि कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस, वेदर इट्स बिग और इट्स स्मॉल। लार्जर द स्केल, लार्जर द कैपिटल रिक्वायर्ड। यानी जितना स्केल होगा उतना ज़्यादा कैपिटल आपको चाहिए होगा, जितना ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा उतने ज़्यादा आपको पैसे चाहिए होंगे, उतनी ज़्यादा आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगी उस कैपिटल को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सेकेंड है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। Some goods can be produced easily by labor intensive methods like carpet weaving, handicrafts, etc. They require less capital. ये तो मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, so the English may not make much sense, but what I mean from this point is that nature of business decides the scale of business, the scale of production. For instance, अगर आप हैंड कारपेट का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अब हैंड कारपेट वीविंग जो है वो कमर्शियल लेवल पर नहीं हो सकती, वो छोटे मशीनों के साथ इंडिविजुअल लोग ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं, हाथ के हुनर से कोई चीज़ें अगर बनाने का कारोबार है, तो वो लार्ज स्केल पे नहीं, वो छोटे स्केल पर ही बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा। उसको करने वाले लोग होंगे, मशीनें नहीं होंगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जो ज़्यादा आसानी से बन सकती हैं अगर उसमें ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व्ड हो। लेबर इन्वॉल्व होने से मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप ऐसा बिज़नेस रन कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन स्मॉल होगा। और अगर आप बिज़नेस, अब जैसे यहाँ पर कारपेट वीविंग, अगर आप हैंड कारपेट्स का बिज़नेस करते हैं तो उसमें लेस कैपिटल चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंथेटिक कारपेट्स का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो तो बड़ी बड़ी मशीनों पे निट होती हैं, बनती हैं, उसके लिए हैवी कैपिटल इन्वॉल्व होगा, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स अगर आप कमर्शियल लेवल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो मशीनें आपके लिए तमाम वो काम करेंगी जो लोग करते हैं। तो आप कमर्शियल लेवल पर उसमें फिर ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व होगा। तो नेचर ऑफ बिज़नेस डिटरमिन करता है कि आपका स्केल ऑफ बिज़नेस बड़ा होगा या छोटा। ओके, नेक्स्ट इज़ एक्सटेंट ऑफ मार्केट। If market for a good is vast, that is, it's demanded in far off places in larger quantities, then it will be produced on a large scale and vice versa. अगर आपकी कमोडिटी की मार्केट बड़ी है, मार्केट बड़ी होने से मुराद ये है कि अगर वो ज़्यादा जगहों पर डिमांड की जाती है, देखिए मार्केट हो सकती है लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल, रीजनल मार्केट भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपके सिर्फ शहर में आपकी चीज़ की डिमांड है, दैट इज़ अ लोकल मार्केट। अगर आपकी प्रोविंस में डिमांड है, दैट इज़ अ रीजनल मार्केट। पूरे मुल्क में आपकी चीज़ की डिमांड है, दैट इज़ नेशनल मार्केट। और अगर आपकी चीज़ की डिमांड जो है वो और कंट्रीज़ में भी है, दैट इज़ इंटरनेशनल मार्केट।
अब दिट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जितनी बड़ी मार्केट को आप केटर कर रहे होंगे उतना बड़ा आपका स्केल ऑफ बिजनेस होगा, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ द मार्केट डिटर्मिन्स योर स्केल ऑफ बिजनेस। द लार्जर मार्केट यू आर टेंडिंग टू serve or tending to cater, you want to provide services and commodities to international at international level, you obviously won't be producing at a small scale. फोर्थ पॉइंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने डिमांड में कराया था। इलास्टिसिटी कहते हैं रिस्पॉन्स को, कि जब किसी चीज़ की प्राइस चेंज हो उस पर क्वांटिटी कितना रिस्पॉन्स करे, ठीक है। बाज़ दफ़ा प्राइस चेंज होती है, डिमांड रिस्पॉन्स नहीं करती, तो इस सूरत में हम कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड। बाज़ दफ़ा प्राइस में थोड़ी सी चेंज होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर जाती है, तो हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड है या हाईली इलास्टिक डिमांड है। तो ये एक टैक्टिक है प्राइस ऑल्टरेशन जो प्रोड्यूसर्स करते रहते हैं, और इनका टारगेट इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करना। अब किसी प्रोड्यूसर को ये पता हो कि अगर वो अपनी चीज़ की कीमत थोड़ी सी कम करेगा तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर देगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो ये जुर्रत तभी कर सकेगा जब उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी, क्योंकि प्राइस को कम करने का रिस्क जो है वो सिर्फ लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स ही ले सकते हैं। लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स चूँकि बहुत सारी इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एंजॉय कर रहे होते हैं, ये बहुत सारी कॉस्ट रिड्यूस्ड बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब इनको बहुत सी चीज़ों पे इनका ख़र्चा कम हो रहा होता है, तो ये फ़ाइनल प्राइस थोड़ी सी कम कर भी दें तो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स इतने कम नहीं होते, ठीक है। लेकिन प्राइस तो वो तब करेंगे ना जब उनको पता हो कि उनकी चीज़ों की डिमांड इलास्टिक है। अगर वो प्राइस कम कर भी दें और चीज़ ज़्यादा सेल आउट ना हो तो फिर तो उनको फ़ायदा नहीं होगा। तो आपकी स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपकी कमोडिटी की इलास्टिसिटी पर इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। जो लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी चीज़ को कम कीमत पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि थोड़ी सी भी उनकी चीज़ की कम प्राइस में कमी होगी, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाएगी, उनकी सेल्स बढ़ जाएंगी। सेल्स इतनी क्वांटिटी में बढ़ती हैं कि प्रॉफिट्स उनके फिर भी ज़्यादा ही रहते हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। Swift and well-developed means of transport encourages large-scale production as it expands the market. ओके जितनी ज़्यादा आपकी ट्रांसपोर्ट वेल डेवलप्ड होगी, जितनी ज़्यादा पक्की सड़कों का निज़ाम होगा, रेडली ब्रिजेस होंगे, उतनी ज़्यादा इजीली रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज़ तक पहुंचेगा और फिनिश्ड कमोडिटीज़ मार्केट तक और फार ऑफ प्लेसेस तक जाएंगी। यानी एक्सटेंट ऑफ द मार्केट भी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर ट्रांसपोर्ट आपकी वेल डेवलप्ड है। तो जितनी अच्छी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ होंगी, स्केल ऑफ बिज़नेस उतना बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़। स्केल डिपेंड्स ऑन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ये थोड़ा सा मैंने पीछे बताया था पॉइंट नंबर आई गेस पॉइंट नंबर 2 में, नेचर ऑफ बिज़नेस में, लेकिन यहाँ पर अब ये ज़्यादा डिटेल से वही बात रिपीट हो रही है। अब मतलब जब आप लिखेंगे तो आप यहाँ पर ज़्यादा डिटेल ऐड कर सकते हैं कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दो तरह की होती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती है ना, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर मशीनें कम और लेबरर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ या लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन। एग्ज़ाम्पल हैं जैसे गोल्ड स्मिथ्स हो गए और आपके ये ज़रगर वगैरह, ठीक है। ये यहाँ पर इनको मशीनें कम और लोग और उनका स्किल और उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग कम और कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, मशीन्स की फॉर्म में, रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में और फॉर्म्स में, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री, ठीक है।
तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है कि आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन लार्ज रहेगा या स्मॉल। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ या लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन requires small scale production, whereas capital intensive production या production activities they require large scale activities। ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। है ये लास्ट बट इट्स नॉट द लीस्ट वन। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू बी उसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर उसने अपने स्केल ऑफ बिजनेस बड़ा रखना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वालिटीज़ लिखी हैं कि ही मस्ट बी एजुकेटेड, हिज नेचर शुड बी एम्बिशियस यानी उसको आगे से आगे बढ़ने का शौक़ हो, ठीक है, तरक्की करने का शौक़ हो, उसमें एबिलिटी हो, करेज हो, रिस्क टेकिंग की। ठीक है, रिस्क टेकिंग हर एक के बस की बात नहीं होती, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ नर्व्स, लॉट्स ऑफ करेज। एक्सपीरियंस इन द फील्ड, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है अपनी फील्ड में, तभी तो वो अपना बिज़नेस एक्सपैंड करने की हिम्मत करेगा, एबिलिटी होगी उसमें। मैनेजमेंट स्किल्स, नेवरदलेस सारी चीज़ों को उसको मैनेज करना आना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स उसमें हो, सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हो, सब डिपार्टमेंट्स को इकट्ठे लेकर चल सकता हो, या कि ख़ुद नहीं चल सकता तो उसमें वो एबिलिटी है कि वो लोगों से काम निकलवा सके, उसमें मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए। और पब्लिक डीलिंग स्किल्स उसमें होने चाहिए। मैनेजमेंट तभी पॉसिबल होती है जब आपको पब्लिक को डील करना आता हो। ठीक है, पब्लिक डीलिंग is a quality which not every entrepreneur has। ठीक है, देन ही मस्ट हैव द करेज टू फेस कंपटीशन। अब लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, अगर मैंने शुरू से ये बताया कि भाई इनकी कॉस्ट कम होती है, इनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लेकिन इनको लॉसेस भी सिवियर किस्म के होते हैं, इनको अपने बिज़नेस राइवल से बड़ा टफ़ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और ये टफ़ कंपटीशन इट्स ऑल गेम ऑफ योर नर्व्स एंड योर एबिलिटी टू टेक मेंटल प्रेशर्स। अब ये सारी क्वालिटीज़ जिस बंदे में होंगी, ऑब्वियसली उसका स्केल ऑफ बिज़नेस बड़ा होगा। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पर कि ये सारी क्वालिटीज़ एक शख्स में इकट्ठी नहीं हो सकती। तो एंटरप्रेन्योर्स जो लार्ज स्केल बिजनेसेस रन करते हैं वो इन क्वालिटीज़ के बंदे रखते हैं फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ देयर इंडस्ट्री। अब जो पब्लिक डीलिंग में बहुत तेज़ है, बातों का बहुत तकड़ा है, अब लोगों को कन्विंस कर सकता है, वो डेफिनेटली मार्केटिंग के सेक्शन का इंचार्ज होगा, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में होगा। जो शख्स रिस्क टेकिंग कर सकता है वो मे बी डिज़ाइनिंग के सेक्शन में होगा, या जो पैकेजिंग में होगा, क्योंकि वो रिस्क लेना जानता है, या वो लोगों को, या अगर वो लोगों की साइकी को ज़्यादा अच्छा समझता है, या वो एक्सपीरियंस्ड है, तो वो आपकी डिज़ाइनिंग के सेक्शन में हो सकता है। सो ऑल आई एम जिसकी जो लोगों के साथ डीलिंग बहुत अच्छी है वो आपका मैनेजर के लेवल पर होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सारी क्वालिटीज़ एक शख्स में नहीं हो सकती। तो जो लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इन क्वालिटीज़ के बंदे रखते हैं और उनको फिर अपनी क्वालिटी के मुताबिक उस डिपार्टमेंट में फ़िट करने की कोशिश करते हैं। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, दिस इज़ व्हाट दे ट्राई टू अचीव इन ऑर्डर टू गेट एफिशिएंट प्रोडक्शन। तो ये सारे आपके पॉइंट्स थे 6-7 जो कि डिटरमिन करते हैं कि स्केल ऑफ बिजनेस क्या होगा, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। एंड दैट्स अबाउट इट। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर दिस लेसन। थैंक यू।